या कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाली। यह आपको वास्तविकता से परिचय करवाएगी कि क्यों मेरे 4 अटेम्प्ट और 5 साल बर्बाद हुए हैं, जिससे आप लोग अपना टाइम, एनर्जी और मनी सेव कर सकें। मैंने देखा है अक्सर क्या होता है कि हिंदी मीडियम छात्रों के लिए सही गाइडेंस ना मिल पाने के कारण वो अपना टाइम, एनर्जी और मनी लॉस करते हैं। और समाज में एक पायदान पर बैठे लोग भी ये कहते हैं कि आप मनी को वापस ला सकते हैं, एनर्जी को आप मतलब कुछ समय बाद भी पा सकते हैं। बट मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जिस समय के सापेक्ष आपके पास जो मनी और एनर्जी है, आप उसको कभी भी दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि अगर आपके पास कुछ है जिससे आप लोगों में परिवर्तन ला सकते हैं, तो आप उनमें बदलाव लाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। तो पहला कारण है क्यों। आपका यह क्लियर होना चाहिए कि आप अगर यूपीएससी में हैं और आईएएस, आईपीएस या फिर कुछ भी बनना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्यों हैं, या आपका जो गोल है या आपकी इनर वॉइस के कारण है या फिर इसकी आउटसोर्सिंग हुई है। इनर वॉइस का मतलब अगर आपने सोसाइटी में कुछ देखा है कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनका हक मिलना चाहिए बट वो नहीं मिल पा रहा है, वो एक जो सामाजिक जीवन रेखा होती है उससे नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, या फिर आपने देखा एजुकेशन क्वालिटी क्या है सोसाइटी में और कंट्री में, देश में हालात क्या हैं, हमारी जीडीपी कैसे गिर रही है, या फिर जो भी कारण है। और आउटसोर्सिंग का मतलब यह है कि आपकी फैमिली से, रिलेटिव से या फिर फ्रेंड से आप, या फिर सोशल मीडिया से आप इन्फ्लुएंस हुए हैं, उसके कारण आपने ये गोल सोचा है। देख, कोई भी गोल होता है वो दो चीज़ों के कारण होता है, एक इनर वॉइस प्लस आउटसोर्सिंग भी होती है उसकी। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितने अनुपात में होना चाहिए ये मैटर करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी होनी चाहिए इनर वॉइस। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की आउटसोर्सिंग करते हैं, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, आप बाहर से खरीदते हैं, तो उसका मेंटेनेंस बहुत महंगा हो जाता है। वहीं अगर वह चीज़ आप स्वयं निर्माण कर रहे हैं उसका, तो आप उसका मेंटेनेंस बहुत इजीली और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में कर सकते हैं। इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा आपकी इनर वॉइस की होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे हैं तब। इसको हम एक दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका एक एनजीओ खोलने, एक ऑप्शन ए मान लेते हैं यूपीएससी है और ऑप्शन बी है एक एनजीओ आपको खोलना है। तो आपको कुछ लोग क्या कहेंगे कि आप पहले, अगर आप एनजीओ खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत है जिससे आप एनजीओ चलेगा, फिर आपकी जीविका कैसे चलेगी, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। और तो फिर वो लोग क्या कहेंगे कि आप एनजीओ ऑप्शन बी से ऑप्शन ए की तरफ शिफ्ट हो जाइए, आप यूपीएससी कर लीजिए, उसके बाद आपको एड फेम ये सारी चीज़ें वो सब मिल जाएंगी, जिससे जो चीज़ें आप एनजीओ में करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से भी लोगों के लिए काम कर सकते हैं, सब कुछ है। तो मेरा कहना है कि आप ये बातें कतई मत मानना। अगर आपको एनजीओ खोलने का मन है तो आप एनजीओ खोल दीजिए प्लीज़। आप अगर 1 से 1.5 साल या फिर 2 साल आप मेहनत करते हैं, तो आपको यहाँ से जो अनुभव मिलेगा वो यहाँ से कतई नहीं मिल सकता है। ये आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे, यहाँ पर भी होगा। लेकिन आप अगर शुरुआती दौर में देखेंगे तो अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो बहुत सारे लोग अगर सुनेंगे तो कई बार आपको वो सारी चीज़ें जैसे फैमिली है, सपोर्ट है, बट यहाँ पे आप सोसाइटी को उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जब आप एनजीओ में ऑन ग्राउंड काम करने जाएंगे, जो यहाँ से समझ पाएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आप खोलना चाह रहे हैं तो आप खोलिए, उसके बाद अगर आप 1 डेढ़ साल बाद नहीं चला पाए तब शिफ्ट हो जाइए, वो अलग की बात है, लेकिन पहले से ही अपना ऑप्शन मत छोड़िए। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। क्या होता है कि कभी भी यूपीएससी को समझने की कोशिश नहीं की। आप अगर आईएएस, आईपीएस जो भी बनना चाह रहे हैं, सो तो इसका एग्ज़ाम कैसे होता है या फिर यूपीएससी कितने एग्ज़ाम कराती है। हम देखते हैं कि आईएएस, आईपीएस या फिर जो भी सिविल सेवाएं होती हैं, इनके लिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, जिनके थ्रू आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सारी पोस्टों पे आप नियुक्त होते हैं। इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इनके एग्ज़ाम पैटर्न में आप देखेंगे क्या होता है कि आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आपके 3 स्टेजेज होते हैं। इनका सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, इंटरव्यू के लिए गाइडेंस क्या दी गई हैं, इन सभी चीज़ों को ना समझना, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। मान लीजिए अगर हम जियोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें एक पॉइंट है भारत का भौतिक भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसके लिए अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो इसके ऊपर तो पता नहीं कितनी किताबें हैं, लेकिन आपको फिर यहाँ से पता कैसे चलेगी कि हमको कितना पढ़ना है या फिर कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो उसके लिए आप फिर देखेंगे पीवाईक्यू, उसके लिए फिर देखेंगे हम पीवाईक्यू। यही सब मेरी गलतियाँ थी जो कि मुझे पहले
अटेम्प्ट या फिर जो भी था कि हम लोग गांव से तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग को ये सारी चीज़ें नहीं पता थी कि कैसे क्या किया जाता है। अगर आप पीवाईक्यू देखते हैं तो आपको वहाँ से कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं, और कीवर्ड्स में आपको पता चलेगा कि आप अगर भारत का भौतिक भूगोल देख रहे हैं तो यूपीएससी कितना डीप से वहाँ से क्वेश्चन पूछती है, और वहाँ के इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट थीम क्या है। ये सभी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, जो मुझसे इग्नोर हुई हैं और मैंने इसका भुगतान किया है। तो कृपया आप लोग ऐसा ना करें। वैसे भी हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बहुत ही दुखद घटना है कि मटेरियल या फिर जो भी है कि मटेरियल, आपको लोग कहते हैं मटेरियल भरा पड़ा है। मटेरियल भरा तो पड़ा, लेकिन मटेरियल की आप क्वालिटी भी तो देखेंगे ना, कि वही चीज़ आपको इंग्लिश मीडियम में कितने में मिल रही है, मतलब कितने पेजेस में मिल रही है। वही अगर हिंदी मीडियम की बात करते हैं तो पूरी पूरी बुक छाप देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगला थर्ड पॉइंट है जो कि लास्ट है, और ये मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक मेरे लिए साबित हुआ है, कि नेवर ट्रस्ट ऑन सेल्फ। ये मेरे लिए बहुत ही ख़राब था, कि खुद पे भरोसा ना कर पाना। आप एक टाइम टेबल बनाते हैं और सोचते हैं कि उस पर हम काम करेंगे। आप 2 से 3 दिन या फिर जो भी है आप काम करते हैं, और फिर आपको लगता है कि यार मेरे घर में, परिवार में या फिर गांव में कभी किसी ने कोई तैयारी नहीं की, मुझे सही गाइडेंस नहीं, पता नहीं कि मैं ये जो टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ ये सही है या फिर गलत है। इसके कारण क्या होता है कि आप अपने आसपास रिलेटिव, सोसाइटी या फिर जहाँ भी दोस्त या फिर कोचिंग में आप जाते हैं वहाँ पे गाइडेंस के लिए, फिर आप कोचिंग में इनरोल हो जाते हैं, वहाँ से आप गाइडेंस लेने की सोचते हैं, और आपको क्या होता है कि आप फिर टाइम टेबल बनाते हैं। इसी तरह होता है क्या है कि आप हर हफ्ते, हर महीने, अरे मतलब कि आप टाइम टेबल पर टाइम टेबल बनाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा एक टाइम बहुत लॉस होता है, और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो रहता है, जिसके कारण हम तैयारी में सही से अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इसके लिए हमें यह करना चाहिए कि एक जो भी टाइम टेबल हम बनाएं उसको एक बार स्टिक कर दें, फिर उस पर हमको लगातार काम करना है, लगातार। पहले आप मान लेते हैं कि अगर आपने शुरुआत की तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे सिलेबस, ठीक है, फिर आप देखेंगे पीवाईक्यू, फिर आप पढ़ेंगे बुक्स, फिर आपकी आएंगी बुक्स, ठीक है। तो आपने जब फिर बुक्स पढ़ा, फिर उसके बाद पीवाईक्यू पे आप जाएंगे, तो आप देखेंगे आपने जो बुक्स पढ़ा है, फिर जो आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, उससे आपके कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उससे आप निर्धारित करेंगे मुझे ये टाइम टेबल रखना है या फिर चेंज करना है। आप ऐसे ही किसी की बातों में आके नहीं बदल सकते हैं। मान लीजिए, चलिए, लोग कहते हैं कि 4 अटेम्प्ट या 5 अटेम्प्ट, देखो टाइम टेबल बदलने से क्या होता है कि आप लगातार एक ही चीज़ पर काम नहीं कर पा रहे हैं। आपने कभी मान लीजिए पॉलिटी से शुरू किया, अब नेक्स्ट टाइम टेबल बनाएंगे उसमें फिर से पॉलिटी आएगी, आपको फिर से टाइम वेस्ट हो रहा। चलिए इसको एग्जांपल से मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं हम ये एक तराजू है, ठीक है, यह एक तराजू, इसमें 2 पल्लड़े हैं। तो अगर इधर 1 किलो का बांट रखा हुआ, अगर आपको इधर 1 किलो गेहूँ तोलना है, तो जब तक ये 1 किलो के बराबर नहीं होगा तब तक ये क्या बराबर होगा, ये पिन नहीं होगा। तो इसी तरह अगर यूपीएससी चाहता है कि उसका जो सिलेबस है उसका 80% अगर किसी के पास है वही बंदा सेलेक्ट हो, तो इसके लिए आपको उसका 80% कंप्लीट करना पड़ेगा। आप वो चाहे 1 अटेम्प्ट में कीजिए या फिर आप 5 अटेम्प्ट में कीजिए या 10 अटेम्प्ट, सॉरी आप चाहे 1 अटेम्प्ट में कीजिए चाहे 4 अटेम्प्ट में कीजिए, ये डजेंट मैटर। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही अटेम्प्ट में कि ये चीज़ें क्लियर करें। अभी मैंने बात की, अगर आपकी इनर वॉइस होगी तो आपको बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अगर दूसरे एग्जांपल से मान लेते हैं कि ये 1 लीटर का मेज़र है, हमको माप लेना है, तो जब तक इसमें 1 लीटर तक पानी या फिर कोई भी लिक्विड नहीं भरा होगा तब तक ये फुल नहीं होगा। उसी तरह जब तक ये सिलेबस यहाँ तक नहीं फुल होगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। हिंदी मीडियम के लोगों के लिए सबसे ख़राब बात है कि वो लोग नोट्स और टिप्स के पीछे हम लोग भागते रहते हैं। भाई जब तक तुम अपना नहीं पढ़ोगे नोट्स किसी के कैसे समझ में आ सकते हैं। हम टिप्स के पीछे भागते रहते हैं। जितने भी सिलेक्टेड बंदे होते हैं आप उनको देखिए, वो कभी नोट्स या टिप के पीछे नहीं भागते हैं, वो हमेशा अपना डिसीजन लेते हैं। सो एट द एंड डिसीजन इज योर्स। एंड प्लीज़ 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 जो मैंने ये गलतियाँ की हैं ये आप लोग मत दोहराना, ठीक है। थैंक्स।